महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी इन द बे ऑफ बंगाल? तो दोस्तों, आसानी का नाम श्रीलंका ने रखा। किसने रखा है? श्रीलंका ने रखा है। दोस्तों, आसानी को श्रीलंका ने नाम दिया है और इसे क्रोध या फिर गुस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये सिंगली भाषा का शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, चक्रवात आसानी कहां पर बना? 8 मई 2022 की सुबह बंगाल की खाड़ी में बना और इसका प्रभाव हमें कहां देखने को मिला? भारत के पूर्वी तट पर। यह भारत का पूर्वी तट है, यहां पर हमें आसानी का प्रभाव देखने को मिला। दोस्तों, आसानी की वजह से यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज रोक दी गई हैं, जैसे मछली पकड़ने की एक्टिविटी, टूरिज्म रोक दिया गया है और शिपिंग, ये सारी एक्टिविटीज को रोक दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हिंद महासागर के जो तूफान होते हैं वो कैसे तय किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर के क्षेत्र में कितने देश आते हैं? 8 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। दोस्तों, इसकी जो सबसे पहली पहल शुरुआत की है किसने? भारत ने। 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था भारत ने शुरू की है। दोस्तों, 2018 में क्या होता है? और भी देश इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। ये देश जुड़ जाते हैं। अब टोटल देखिए, पहले 8 देश थे और 5 देश और जुड़ जाते हैं, तो 5 देश से जुड़ने से यहाँ 13 देश है जो पहले से ही नाम का लिस्ट बना करके रखते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में मौजूद अलग नाम इस चक्रवात को दिया जाता है। किसी भी नाम को दोस्तों दोबारा दोहराया नहीं जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आसानी के बाद जो बनने वाला चक्रवात है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? सीतारंग, जो कि थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। भविष्य में किन किन नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो देखिए, भारत के घुर्नी, प्रबाहो, झार और मुरासू, इन नामों का इस्तेमाल किया जाएगा जो भारत ने दिया है। बांग्लादेश का बिपरजॉय, सऊदी अरब में आसिफ नाम दिया गया है, यमन में दिक्षम, और देखिए ईरान में तूफान और श्रीलंका में शक्ति। ये सारे नाम आने वाले समय में चक्रवातों को दिए जाएंगे। यहाँ पर हमने चक्रवात की बात की है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो इन चक्रवातों या विभिन्न प्रकार की मौसम के परिवर्तनों पर ध्यान रखती है, और ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 1950, 23 मार्च को। दोस्तों, जो WMO है, ये संयुक्त राष्ट्र की, UN की एक स्पेशल एजेंसी है। अब आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, साथ में सदस्य देशों की संख्या पूछी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। हर साल हम किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं? हर साल हम 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। यू सूक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यू सूक योल हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरिया के ये नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के किस नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो देखिए 13वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं और इन्होंने मंगलवार को शपथ ली है। दोस्तों, इन्होंने कैसा संकल्प लिया है? मजबूत लोकतंत्र का और अर्थव्यवस्था की नींव पर रीबिल्डिंग द नेशन, इसका इन्होंने संकल्प लिया। दोस्तों, इनके शपथ के दौरान सियोल शहर, देखिए साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, और आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया की बात आ रही तो कैपिटल क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट को हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट? तो दोस्तों, इसे जीता डी गुकेश ने। किसने जीता है? डी गुकेश ने। डी गुकेश लगातार 3 खिताब अभी हाल ही में जीत चुके हैं। इसके पहले उन्होंने कौन सा खिताब जीता? ला रोडा टूर्नामेंट और मोनोर्का ओपन जीत चुके हैं। इसके बाद अभी चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीत चुके हैं। दोस्तों, फाइनल राउंड में
ये देखिए आप फाइनल राउंड में अर्मेनियाई GM हाइक एम मॉर्टिरोसियन के साथ इन्होंने मैच ड्रॉ किया और 8 अंकों के साथ खिताब जीता है। दोस्तों 8 अंकों के लिए डी गुकेश ने 6 जीत और 4 ड्रॉ किए। ये वर्ल्ड रैंकिंग में किस स्थान पर है? 64th प्लेस पर है। दोस्तों हमने यहाँ पे चेस की बात की है, तो चेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया GM डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आर प्रज्ञान आनंद की। इन्होंने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों फीडे शतरंज ओलंपियाड कहां पर होगा? 2022 चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे भारत के SL नारायणन की। इन्होंने ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये नाम है प्रियंका नुटक्की जी का। ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? रिसेंटली हु हैज ऑनर्ड असम पुलिस विद द प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड इन गुवाहाटी? तो देखिए ये जो अवार्ड है अमित शाह जी ने प्रदान किया है। दोस्तों अमित शाह कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं और इनके पास सहकारिता मंत्रालय है। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों क्या है प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार? दोस्तों जो भी यूनिट, कोई भी पुलिस की इकाई, कोई भी ऐसी यूनिट जो हमारे देश की रक्षा करती है, असाधारण सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो असम है 10वां राज्य बन चुका है। दोस्तों अमित शाह जी ने अपने भाषण में यह भी बताया है कि जो आसपा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, असम के 23 जिलों से हटा दिया गया है। दोस्तों आसपा क्या है? तो आसपा हमारी आर्मी को एक स्पेशल राइट्स देता है, स्पेशल पावर देता है, जिससे कि वहां पर कानून की व्यवस्था को स्थापित किया जा सके, वहां पे शांति स्थापित की जा सके। अब आइए जानते प्रेसिडेंट कलर्स के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी को। जैसा कि मैंने आपको बताया किसे दिया जाता है? असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या फिर पुलिस इकाई को यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अब तक 10 राज्यों के पुरस्कार मिल चुका है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश को, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा। अब किसे मिला है? असम को मिला है। दोस्तों प्रेसिडेंट कलर्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए इंपॉर्टेंट पुरस्कारों के नाम के बारे में देखिए। सबसे पहला जो पुरस्कार है ब्रिटिश सम्मान MBE, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को यह पुरस्कार मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? हाल ही में मैंने आपको बताया था सिंथिया रोसेनजवेक को। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसे मिला है? अटल सुरंग को। चारुदत्त मिश्रा को हाल ही में व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार किसे मिला है? अर्देशिर BK दुबाश को। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला है? किशोर कुमार दास को। देखिए आखिरी बात करेंगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ। सर डेविड एटनबारो जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पर्यावरण के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। देखिए नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अब आइए और भी महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। देखिए 2022 की थीम को देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। तो थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों 11 मई को ही हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे इतिहास को जानते हैं। 11 मई 1998 को एक घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। देश ने पोखरण, कहाँ पर है? राजस्थान में,
राजस्थान में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। देखिए उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों इस दिन पहले स्वदेशी विमान हंस 3 का भी परीक्षण किया गया था। अब आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना सबसे पहला भूमिगत परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को, और इसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद फिर 11 और 13 मई 1998 को 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। दोस्तों इस परीक्षण के बाद भारत क्या बन गया? भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई पर। दोस्तों भारत के परमाणु परीक्षण के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान ने इसके तुरंत बाद 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया है। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। इंडिगो एयरलाइंस के हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? तो नए चेयरमैन बनाए गए, इनका नाम है वेंकटरमणी सुमंत्रन। क्या नाम है इनका? वेंकटरमणी सुमंत्रन। दोस्तों इंडिगो की पेरेंट कंपनी क्या नाम है इसका? इंटर ग्लोब एविएशन। इन्होंने वेंकटरमणी सुमंत्रन को इंडिगो बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है। ये किनकी जगह लेंगे? मेली विटिल दामोदर की जगह लेंगे। प्रेजेंट में वेंकटरमणी सुमंत्रन कहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर है? सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के ये मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं। दोस्तों इंडिगो की यहाँ पे बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का फैसला किया। ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है इंडियन पिनल कोड के 124A धारा में। आइए इसकी कंप्लीट एनालिसिस को जानते हैं। क्या है राजद्रोह कानून और इसमें क्या सजा मिलती है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जानने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे बताया? सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से जांच करने का फैसला किया है। दोस्तों वर्तमान में सीजेआई कौन है? तो वर्तमान में सीजेआई हैं एनवी रमणा, जो कि भारत के वर्तमान 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार से धारा 124A पर अपने रुख से अवगत कराने को कहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमने ये देखा है एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया 2016 से लेके 2019 तक देशद्रोह के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि अदालतों द्वारा इसकी सजा की दर बहुत ही कम है, मात्र 3.3% है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या फिर बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जो हमारी राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करती है, साथ में ही हमारे संविधान को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगेगी? आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। दोस्तों ये जो कानून है ये कब बनाया गया था? 1870 में, बहुत ही पुराना कानून है, ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था, जो आज भी चल रहा है। दोस्तों अगर कोई भी शख्स राजद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। देखिए अगला प्रश्न परमाणु बम वाला प्रश्न है, ये जरूर आपके ऊपर गिरेगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि आने वाले एग्जाम में गिरे ना। तो देखिए राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है जहां पर 3 टीलों की खुदाई की जा रही है? तो देखिए ये जो पुरातात्विक स्थल है कहां पे खोजा गया है? हरियाणा में। यह हरियाणा में है जहां पे 3 टीलों की खुदाई की जा रही है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संयुक्त महानिदेशक का क्या नाम है? डॉक्टर संजय कुमार मंजुल। इन्होंने बताया है कि पुरातत्व स्थल पर 60 टीले हैं, जिसमें टीला 1, टीला 3 और टीला 7 पर खुदाई की जा रही है। यहाँ पे मैंने टीला शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या होता है? टीला जो होता है पृथ्वी, बजरी, रेत, चट्टानों या फिर मलबे का ढेर होता है, उसे हम टीला कहते हैं। दोस्तों हाल ही में ये देखा गया है 2 महीने पहले टीला 7 में 2 महिलाओं के कंकाल खोजे गए थे। कंकालों को बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों, इसमें जैस्पर, एगेट बीड्स और शैल चूड़ियों के साथ दफनाया गया था। राखीगढ़ी में और भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कंकाल के साथ एक छोटे तांबे का दर्पण मिला है और देखिए यहीं पर
जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ASI ने टीले 7 को RGR-7 नाम दिया है। यह हड़प्पा काल का कब्रिस्तान स्थल भी है। दोस्तों, राखीगढ़ी कहाँ पर आता है? हरियाणा के हिसार जिले में। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। दोस्तों, केंद्र ने 5 पुरातत्व स्थलों को आइकॉनिक स्थल घोषित किया है और राखीगढ़ी साइट उनमें से है। ये साइट जो है 3500 हेक्टेयर में फैली हुई है। राखीगढ़ी किस प्रमुख नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, राखीगढ़ी का उत्खनन व्यापक पैमाने में कब हुआ? 1997-1919 ईस्वी के दौरान हुआ। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अगली नॉलेज के पिटारे में बात करने वाले हैं 2020-21 में आए भारत में प्रमुख तूफान और चक्रवातों के बारे में। देखिए, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान टकराया। इसका नाम था यास। तौकाते कहाँ पर टकराया? महाराष्ट्र और गुजरात में। तमिलनाडु और पुडुचेरी में निवार चक्रवात टकरा चुका है। निसर्ग कहाँ पर आया दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात में। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आम्फान तूफान आया था। देखिए, फोनी अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा के तटों पर टकरा चुका है। लास्ट है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान आया। इसका नाम है बुलबुल। क्या नाम है इसका? बुलबुल। चलिए फ्रेंड्स, चलते 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब तक पूरी हो जाएगी? तो दोस्तों, भारत की जो अगली जनगणना आने वाली है वो डिजिटल जनगणना होने वाली है और ये 2024 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो घोषणा है अमित शाह जी ने कहाँ से किया है? असम के कामरूप जिले के आमिन गांव में जनगणना संचालन निदेशालय के कार्यालय भवन का उद्घाटन करते समय इन्होंने बताया है कि देश में हर एक जन्म और हर एक मृत्यु के बाद जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? लगभग 50% आबादी अपने फ़ोन पर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा उन्हें, और डाउनलोड करने के बाद अपना डेटा खुद ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में जो जनगणना है, आइए समझते हैं कब से और किसके द्वारा शुरू की गई। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई और 1881 में नियमित जनगणना यानी हर 10 साल में रेगुलर जनगणना रेगुलर सेंसस शुरू किया गया। और उस समय देखिए 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में इसकी शुरुआत की गई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में जनगणना कौन कराता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारत में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है। वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? इनका क्या नाम है? विवेक जोशी। क्या नाम है इनका? विवेक जोशी। देखिए, जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। अभी देखिए, जनगणना इसलिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि कोविड की वजह से आपने देखा पूरे भारत में, पूरे विश्व में क्या असर रहा है, इसलिए जनगणना को स्थगित किया गया। देखिए, लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में। पिछली जनगणना कब हुई थी? 2011 में। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि थैलेसीमिया होता क्या है। तो देखिए, एक प्रकार का ये जेनेटिक अनुवांशिक रक्त रोग होता है। जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित होता है, सामान्य से कम उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे एनीमिया रोग भी होता है। दोस्तों, जो थीम है 2022 की, ये क्या है? बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। दोस्तों, इस रोग के कारण क्या होता है? आरबीसी की जो आयु है केवल 20 दिन तक ही रहती है। वैसे आरबीसी की जो औसतन एवरेज आयु होती है वो होती है 100 से लेके 120 दिन। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ रक्त से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लिम्फोमा। क्या बात करेंगे? लिम्फोमा। तो लिम्फोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो लिम्फेटिक सिस्टम में डेवलप होता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की जो संख्या हो जाती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगला है हीमोफीलिया। यह एक हेरिडिटरी डिसीज है। इसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं बनता। खून का थक्का बनाने के लिए एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है फाइब्रिनोजेन, और विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
फाइब्रिनोजेन हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है। देखिए अगली डिसीज है वॉन विलेब्रांड। यह भी एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज है। इसमें खून में एक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ये इसमें कमी आ जाती है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही कम प्रोटीन का उत्पादन होता है और ऐसे प्रोटीन का उत्पादन करता है जो अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो वो प्रोटीन का क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। तो वॉन विलेब्रांड में फाइब्रिनोजेन नाम की प्रोटीन की कमी हो जाती है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। इस प्रोटीन का नाम है हेपरिन। मैंने आपको बताया था जो रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता, इस प्रोटीन का नाम है हेपरिन। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने का समय हो गया है। 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? PR श्रीजेश को। देखिए हॉकी के प्लेयर हैं ये PR श्रीजेश। हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए नेक्स्ट है स्पितु गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? इसकी शुरुआत लद्दाख में की गई है। देखिए फ्रेंड्स अभी तक आपने जो भी पढ़ा है अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। अब आपका टेस्ट होने वाला है तो ध्यान से सुनिए हर एक प्रश्न को, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? CBDT की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना कब की गई थी? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे ईमानदारी से देना है। अपने छोटे भाई बहनों को भी सेशन आप शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को और अपने सभी मित्रजन परिवारजन को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ना केवल आपके मार्क्स बढ़ाएगा बल्कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी कार्य करेगा, क्योंकि आप देश और विदेश सभी प्रकार की जानकारियों को एक ही सेशन से सीख जाएंगे। अब बारी है दोस्तों 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये देश छोड़ के भाग गए हैं? दोस्तों श्रीलंका। किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो देखिए 4 पत्रकार हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, आमिर दवे और दानिश सिद्दीकी। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हाल ही में कौन बने हैं? अल्केश कुमार शर्मा। दोस्तों सूचना मंत्रालय किसके पास है? मैंने आपको कल पढ़ाया था, अश्वनी वैष्णव जी के पास है, जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री भी हैं। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध किस देश से? नेपाल से है। पूरम उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत केरल में हुई है। भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? दोस्तों इसका शुभंकर है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा में। कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा राज्य में हो रहे हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हाल ही में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल हासिल किया है। एथलीट अविनाश सेबल ने 5000 मीटर रेस में कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा? दोस्तों 30 साल पुराना रिकॉर्ड अविनाश सेबल ने तोड़ दिया है। देखिए